नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आपके पेडागोजी की लाइव क्लास की बात करेंगे। और आपके पेडागोजी की यह पार्ट नंबर 33 रहने वाला है बाय जायसवाल सर। और इस पार्ट में हम दोस्तों 30 प्रश्न करने वाले हैं, जो आपका अधिगम और सीखना का जो कहते हैं पेडागोजी में सबसे बड़ा चैप्टर आपका, जिसमें समस्त मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियाँ की बात की जाती है, अधिगम सीखने की बात की जाती है, लर्निंग की बात की जाती है, अधिगम असक्तता की बात की जाती है। सारे ये कंबाइंड होते हैं। और इसके पहले भी ऑलरेडी पार्ट हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक आपको इस लाइव क्लास के बाद मिल जाएगा। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइएगा। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ध्यानपूर्वक लाइव चैट के माध्यम से सभी लोग आ जाइए। लाइव चैट के ऑप्शन पे सेकंड ऑप्शन होगा आपका, उस माध्यम से आपको कमेंट करना है, अपने स्कोर को बेटर करना है, अपने तैयारी को बूस्ट करना है। अगला प्रश्न है कि कक्षा प्रथम का विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है, यह उदाहरण है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अनुबंधित सिद्धांत, गेस्टाल्ट का सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। तो कक्षा का प्रथम विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है, ये जो उदाहरण और एग्जाम्पल हमारा कहला जाता है, ये अनुबंधित सिद्धांत का एग्जाम्पल कहला जाता है। तो आई होप सभी लोग समझ गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, पावलोव ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया है? बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया या पाठ क्रिया की बात करेंगे। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, पावलोव ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया है? तो अधिगम का सिद्धांत हमारा कौन सा हो जाता है? वह हो जाता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। एपी पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था, आप सभी लोग जानते हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है और पेडागोजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है किसके द्वारा? अक्सर जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे, इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को, इस आपके टॉपिक को फेस अवश्य करेंगे। तो बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है डांट डपट के, डांटी फटकार के, दोषारोपण द्वारा, अनुबंधन द्वारा या इनमें से सभी। तो एक आपके टीचर्स की बात करेंगे, एक शिक्षक के रूप में हम बात करते हैं। तो बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है किसके द्वारा जो है सुधारा जा सकता है? वह हम बात करेंगे अनुबंधन की बात करते हैं। अनुबंधन की बात करेंगे, आपका जो सी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप सभी समझ गए हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका जो दिया गया है दोस्तों, वह दिया गया है पियाजे से संबंधित प्रश्न है कि जीन पियाजे जी के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है? प्रत्यक्षण कहलाती है, समायोजन कहलाती है, समावेश कहलाता है या स्कीमा कहलाती है? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, कि जीन पियाजे जी के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह हमारी क्या कहलाती है? वह दोस्तों हम बात करेंगे समायोजन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों, गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक हैं आपके B.F. स्किनर हैं, E.P. पावलोव हैं, वर्दीमर हैं या फ्रॉइड की बात करेंगे? सभी कमेंट कीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट आज के हम लाइव क्लास में करने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संभावित प्रश्न है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो गेस्टाल्टवाद के जो प्रतिपादक हमारे कहलाते हैं वह हमारे कौन से कहला जाते हैं? वह हम बात करेंगे वर्दीमर की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों आपका जो है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होता है। यह अवस्था 7 से 12 वर्ष है, 2 से 7 वर्ष, 12 से वयस्क तक की बात करेंगे, जन्म से 2 वर्ष तक की बात करते हैं। तो बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होता है, यह हमारा
जो अवस्था कहला जाती है, जीन पियाजे जी की अवस्था कहला जाती है, और ये आपके 7 से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था कहला जाती है, तृतीय अवस्था कहला जाती है। क्योंकि बच्चा जो है, सोच जो है बालक की बालिका की, विद्यार्थी की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होता है। तो हमारी आपकी जीन पियाजे जी की तृतीय अवस्था की बात करेंगे, मूल संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे। इसी के साथ ही दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जीन पियाजे जी के अनुसार बुद्धि का निर्धारक तत्व नहीं है। निगेटिव नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है। सामाजिक संचरण की बात करेंगे, अनुभव की बात करेंगे, संतुलीकरण की बात करेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन जो है पियाजे जी के अनुसार बुद्धि का निर्धारक तत्व नहीं है। तो दोस्तों ये हम जानते हैं कि जो अनुभव होता है, संतुलीकरण होता है, ये दोनों जीन पियाजे जी के अनुसार बुद्धि के निर्धारक तत्व है। लेकिन सामाजिक संचरण यह आपके जीन पियाजे जी के अनुसार बुद्धि का निर्धारक तत्व नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हमारा जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पियाजे जी के अनुसार बुद्धि का निर्धारक तत्व नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो शायद मिसप्रिंट हो गया था। दोनों 70 नंबर है क्वेश्चंस, तो ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वैचारिक क्रिया अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, या 12 से 15 वर्ष तक की बात करते। तो वैचारिक क्रिया अवस्था की बात कर रहे हैं, सभी लोग बताइएगा। तो वैचारिक क्रिया अवस्था होती है किस से किस वर्ष तक होती है, और वह हमारी कहलाती है 7 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था। जीन पियाजे जी की तृतीय अवस्था मूल संक्रियात्मक अवस्था की बात करते। इसी के साथ दोस्तों अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है, इंद्रियों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन के द्वारा, या भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग के द्वारा। तो जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के दौरान जो है बच्चा बालक बालिका सबसे बेहतर तरीके से जो सीखता है वह हमारी कहला जाती इंद्रियों के प्रयोग से। तो इसको हम दोस्तों आप जानते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी इसीलिए कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है स्किनर को, जाता है जीन पियाजे जी को, जाता है ईपी पॉलाव को, जाता है या कोहलबर्ग को जाता है। सभी कमेंट करके बताइएगा, फीडबैक करके बताइएगा। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, क्रिएट करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जीन पियाजे जी की बात करेंगे। कोई भी शिक्षक भर्ती में ऐसा कोई एग्जाम ना हो जिसमें जीन पियाजे जी से रिलेटेड प्रश्न आए, जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन आए। और इंड स्क्रीन में हम जीन पियाजे जी को जो पूरा मैंने कंक्लूजन तैयार किया है, तो इंड स्क्रीन पर मैं वीडियो दे दूंगा। जीन पियाजे जी से संबंधित वो टॉपिक अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो जीन पियाजे जी से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा आपसे अवश्य बनेगा। तो ये चीजें ध्यान देना आपको। और ये बात करते हैं अगले प्रश्न की कि ईपी पॉलाव के शास्त्रीय अनुबंधन में क्या होता है। पहले भोजन, इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया, भोजन व ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए गए, या सिर्फ भोजन ही प्रस्तुत किया गया। सभी लोग बताइए। ईपी पलाव की बात करेंगे, शास्त्रीय अनुबंधन की बात करते हैं, कुत्ते पर प्रयोग किया गया था, लार, घंटी, ये सारी चीजें प्रक्रिया होती हैं। तो पलाव के शास्त्रीय अनुबंधन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, सभी लोग बताइए। ईपी पलाव का भी हम इंडी स्क्रीन पे वीडियो दे देंगे, उसको भी देख लीजिएगा, वो भी महत्वपूर्ण आपके मनोवैज्ञानिक है। तो पलाव के शास्त्रीय अनुबंधन में पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया। पहले घंटी बजती थी, भोजन आता था, डेली घंटी बजती थी, 2 4 6 या 10 सेकंड में भोजन आ जाता था, फिर घंटी बजती थी, भोजन आ जाता था। ऐसी दैनिक क्रियाएं डेली बार बार होती रही है। तो पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया जाता था। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में ईपी पलाव के सिद्धांत की बात करते। दोस्तों अगला प्रश्न है कि पलाव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं। अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक, विलंबित उद्दीपक और ध्वन्यात्मक उद्दीपक की बात करते हैं। तो पलाव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहा जाता है, सभी लोग बताइएगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पे अनुबंधित उद्दीपक की बात करते हैं। ठीक है, भोजन के पूर्व उपस्थित जो ध्वनि होती है वह अनुबंधित उद्दीपक कहलाता है। आई होप सभी लोग समझ गए हैं। ध्यानपूर्वक सभी लोग फीडबैक कर रहे हैं। जी हाँ, सभी लोग इसी तरह कमेंट करते रहिए, बेहतरीन प्रिपरेशन करते रहिए, अपनी तैयारी को 101% यहाँ पे टीटी एग्जाम को क्रैक करने का पक्का कीजिए। जी हाँ दोस्तों।
अगला प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न आ चुका है लाइव चैट के माध्यम से, सभी लोग जुड़ जाइएगा कि कौन सी जैविक अवस्था आवश्यकता जो है कम जरूरी होती है। तो दो चीजें हमें फेस करना है, एक जैविक अवस्था की बात कर रही, आवश्यकता तो हमारी है टीटी एग्जाम क्रैक करवाने की, सभी मेरे प्यारे मित्र, प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनों की, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं की, सभी शिक्षक बंधुओं की। लेकिन जैविक अवस्था कम जरूरी आपको बताना है। सभी लोग बताइएगा, हम सभी व्यक्ति हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे लिए कॉमन है सभी के लिए। तो आपके क्या राय हैं इस पर? तो देखिए, प्यास, भूख, ये जैविक अवस्थाएं। भूख और प्यास अगर ये दो चीज़ें नहीं मिल रही तो व्यक्ति का जीवन ही नहीं रह पाएगा। यौन चाहे ना मिले, लेकिन भूख और प्यास ये जरूरी है। तो कम जरूरी यहाँ पे देखा जाएगा, पहले ऑप्शन की बात करेंगे, ये कम जरूरी है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, पाठ पुस्तक को पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए या क्रियाविधि से पढ़ाया जाए। तो आप सभी लोग जानते हैं, एक बालक अधिक सीखता है। बालक अधिक कब सीखता है? यदि उसे क्रियाविधि से पढ़ाया जाए। कोई भी क्रिया करके पढ़ाएंगे, ठीक है, कोई भी कहानी टाइप में पढ़ाएंगे तो बच्चा क्या है, अध्ययन देता है, क्योंकि वो कहानी पे ध्यान देता है और कहानी के माध्यम से धीरे धीरे पढ़ने लगता है। तो क्रिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए क्या आवश्यक होता है? स्वानुभव होता है, स्वचिंतन होता है, स्वक्रिया होती है या उपयुक्त छवि होता है? आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो अधिगम के लिए आवश्यक यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अधिगम के लिए आवश्यक स्वानुभव भी है, हमारे भी कुछ अनुभव होने चाहिए, स्वचिंतन, हमें स्वयं चिंतन भी करना चाहिए और स्वयं क्रिया भी करनी चाहिए। तो स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया, ये तीनों अधिगम के लिए आवश्यक है, इसलिए उपयुक्त छवि वाला ऑप्शन हमारा नो डाउट सही हो जाएगा। इसी के साथ हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर है, स्किनर पक्षधर है, लेव वाइगोस्की हैं, कोहलर हैं या अब्राहम मैस्लो की बात करते। तो निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर कौन है, सभी लोग बताइए। तो निर्मितवादी अधिगम के जो पक्षधर कहलाते हैं वह हमारे लेव वाइगोस्की की बात करते, बी ऑप्शन की बात करते। इसी के साथ ही दोस्तों आपका अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। कोई भी प्रश्न बुरा नहीं होता, क्योंकि कोई भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, सारे संभावित प्रश्न हैं। दोस्तों, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया था? रॉबर्ट गैने, जेरम ब्रूनर, जीन पियाजे जी या डेविड आसुबेल की बात करते हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। तो अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा जो है समझाया गया था, सभी लोग बताइए। तो हम बात करेंगे यहाँ पे डेविड आसुबेल की बात करते। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है आपका सही दिया गया? सही युग्म का चयन करना है। अधिगम के प्रकार कोहलर ने दिए, अनुभवजन्य अधिगम कार्ल रोजर्स ने दिए, सामाजिक अधिगम मैग्ने ने दिए, अंतर्दृष्ट अधिगम बंडूरा ने दिए। कौन सा युग्म सही है? तो आप सभी लोग जानते हैं अनुभवजन्य जो अधिगम है कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया था, ये हमारे सही है। बाकी हम बात करेंगे कि अंतर्दृष्टि जो अधिगम है, कोहलर ने अधिगम से संबंधित अनेक प्रयोगों के आधार पर अंतर्दृष्टि अथवा सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसे सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। और अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में 1959 में की थी, 1959। अगर सामाजिक अधिगम की बात करते हैं तो अल्बर्ट बंडूरा एक कनाडा के निवासी थे, इन्होंने 1977 में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। तो सामाजिक अधिगम अल्बर्ट बंडूरा और अंतर्दृष्टि अधिगम अंतर्दृष्टि अगला प्रश्न है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आसुबेल द्वारा दिया गया अधिगम का प्रकार नहीं है? विभेदीकरण सीखना, रटकर सीखना, अभिग्रहण सीखना या अन्वेषण सीखना। तो आसुबेल द्वारा जो दिया गया अधिगम का कौन सा प्रकार नहीं? तो हम सभी लोग जानते हैं रटकर सीखना, अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना, ये तीनों जो आपके दिए गए ये आसुबेल द्वारा अधिगम के प्रकार है। लेकिन जो आपका विभेदीकरण दिया गया है, विभेदीकरण सीखना, ये आसुबेल द्वारा दिया गया अधिगम का प्रकार नहीं होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं होती है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है,
व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, या व्यवहार में क्षणिक आपका अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रेरणात्मक अवस्था के फलस्वरूप होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है, सभी बताइए। दोस्तों, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन यह अधिगम की विशेषता है। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है, यह आपकी अधिगम की विशेषता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, यह भी आपके अधिगम की विशेषता है। लेकिन व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रेरणात्मक अवस्था के फलस्वरूप होता है, ये आपका जो विशेषता दी गई आपकी विशेषता नहीं होगी, एक आपकी निगेटिव विशेषता दी गई। इसलिए कारण क्वेश्चन डी ऑप्शन को हम चयन कर लेंगे। इसी के साथ हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों, जीन पियाजे जी ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुलन को क्या कहा है? अनुकूलन कहा है, स्कीमा कहा है, संरक्षण कहा है, अंतःप्रज्ञा कहा है, सभी बताइएगा। तो जीन पियाजे जी ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा जो निर्मित समतुलन है उसको किसने कहा है, क्या कहा गया है? तो उसको दोस्तों आपके अनुकूलन कहा गया है। समतुलन और अनुकूलन ये दोनों कीवर्ड आपको ध्यान देना है। अगला जो प्रश्न दिया गया है और भी इंटरेस्टेड प्रश्न दिया गया है कि अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है, सभी बताइए। उद्दीपन परिवर्तन सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत की बात करते हैं। तो अधिगम का कौन सा सिद्धांत जो है व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण कहलाता है, हम उसकी बात करेंगे। चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत की बात करते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न कि कौन सी अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? आकस्मिकता की बात करेंगे, नवीन परिस्थिति में अनुक्रिया की बात करेंगे, अनुक्रिया का सहजता से होना या भविष्योन्मुखी सोच की बात करते हैं। तो कौन सी जो है अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि आकस्मिकता, नवीन परिस्थिति में अनुक्रिया, अनुक्रिया का सहजता से होना, ये अंतर्दृष्टि की विशेषता है। लेकिन भविष्योन्मुखी सोच ये आपकी अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा यहाँ पे नो डाउट डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सी मूल संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? तो जीन पियाजे जी के जो चार अवस्थाएं, इनकी जो विशेषता है, इनसे जो हानि है, ये चीजें पढ़ लेना है। इसलिए मैं कहता हूं जो एंड स्क्रीन पर वीडियो दूंगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। विचारों की विलोमिता की बात करेंगे, संरक्षण की बात करेंगे, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों के उपयोग की बात करेंगे, आंतप्रज्ञ चिंतन अवस्था की बात करेंगे। तो कौन सी मूल संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं? तो हम सभी लोग जानते हैं विचारों में विलोमिता, संरक्षण, क्रमबद्धता या पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग, ये तीनों मूल संक्रियात्मक की विशेषता है। लेकिन आपका आंतप्रज्ञ चिंतन अवस्था यह आपके मूल संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, पुनर्वलन का सिद्धांत किससे संबंधित होता है या किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो पुनर्वलन का सिद्धांत पॉलाव से संबंधित है, स्किनर से संबंधित है, कोहलबर्ग से संबंधित है या थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो पुनर्वलन का सिद्धांत किससे संबंधित, सभी बताइएगा। जी हाँ, इस पुनर्वलन के सिद्धांत का एक बार हम चैप्टर पर इस एक प्रश्न कर चुके हैं। अगर आपने हमारी पिछली पेडागोजी क्लास देखी होगी, तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट अवश्य चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी गई, इसीलिए कि प्लेलिस्ट में पार्ट वाइज आपको मिल जाता है। कोई भी क्लास आपको मिस नहीं होनी चाहिए, कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेडागोजी इंपॉर्टेंट है आपका। तो पुनर्वलन का सिद्धांत किससे संबंधित हो जाता है दोस्तों? तो ये आपके स्किनर की बात करेंगे, स्किनर मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं। और अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है, उद्दीपन अनुक्रिया का परिणाम है, गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण का परिणाम है, उद्दीपन सामान्यीकरण का परिणाम है या पुनर्वलन का परिणाम हो जाता है। तो अंतर्दृष्टि अधिगम जो दोस्तों है किसका परिणाम हो जाता है, सभी बताइएगा। तो यह दोस्तों आपके गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण का जो है परिणाम हो जाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न की अधिगम एक प्रक्रिया है, तथ्यों के संग्रह की, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की, परीक्षा की तैयारी की या याद करने की। तो अधिगम एक प्रक्रिया है, तो अधिगम किसकी प्रक्रिया हो जाती है दोस्तों? तो आप सभी लोग जानते हैं अधिगम जो है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया हो जाती है। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि प्रच्छा अधिगम किसके विकास में सहायक होता है? कल्पना के विकास में, सृजनात्मकता के विकास में,
संज्ञानात्मक कौशल के विकास में या स्मृति के विकास की बात करते हैं तो प्रच्छ अधिगम की बात करेंगे। जी हाँ, प्रच्छा जो अधिगम होता है वह किसके विकास में सहायक हो जाता है? वह हम बात करेंगे संज्ञानात्मक कौशल के विकास में सहायक हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है कक्षा कक्ष परिस्थितियों में, कक्षा कक्ष से बाहर की परिस्थितियों में, ए व बी दोनों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है, किस में किया जाता है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन आंसर बहुत ही डिफिकल्ट है। कक्षा कक्ष परिस्थितियों में भी और कक्षा कक्ष से बाहर की परिस्थितियों में, यानी दोनों परिस्थितियों में। तो हमारा जो सी ऑप्शन दिया गया है, दोनों वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नो डाउट सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतिम प्रश्न है इस पार्ट का, इस प्रैक्टिस आपके पार्ट नंबर 33 का 30वां प्रश्न है कि निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है करके सीखना, अध्यापक को चुनना, अध्यापक कथित विषय वस्तु को दोहराना, या अध्यापक तथा शिक्षार्थी के संबंध की बात करते हैं। तो निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार क्या हो जाएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है, या आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया गया है। साथ ही साथ टॉप 30 प्रश्नों में आपने कितना फीडबैक किया, आपने कितना स्कोर प्राप्त किया, ये भी आप लोगों को कमेंट अवश्य करना है। मैं आपके साथ जायसवाल सर डेली 7 PM पर मिलता रहूँगा। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, ज्वाइन कीजिए। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अब आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, गुड नाइट।